मैंने अपने बेटे के मन में यह सुझाव दिया कि कैसे वो अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है, और उसने भी ऐसा कर दिखाया। ऐसे परिणाम किस तरह से आए, इसकी कार्यप्रणाली बताना कोई कठिन काम नहीं है। इस कार्यप्रणाली में 3 बातें हैं। पहली, कि मैंने विश्वास किया अपनी उस इच्छा पर कि वो सामान्य रूप से सुन सकता है जो मैंने अपने बेटे को बताई। दूसरा, कि मैंने हर उस उपलब्ध तरीके से अपनी बात को दृढ़तापूर्वक लगातार प्रयास से उस तक पहुंचाया। तीसरा, महत्वपूर्ण ये कि उसने मुझ पर विश्वास किया। तीसरा, महत्वपूर्ण ये है कि उसने मुझ पर विश्वास किया। कई वर्षों बाद मेरे साथ काम करने वाले एक सहयोगी बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। अंत में उन्हें अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए भर्ती कराया गया। जब वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहियों वाले पलंग पर लेटकर जा रहे थे, तब मैंने उनकी ओर देखा और ये सोच में डूब गया कि इतने दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। क्या यह ऑपरेशन सफल हो भी पाएगा या नहीं? डॉक्टर ने भी हमें यह चेतावनी दे दी थी कि उनकी बचकर वापस आने की बहुत कम उम्मीदें हैं। पर यह डॉक्टर की राय थी, ये मरीज की राय कतई नहीं थी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, यहां पर फर्क इससे पड़ेगा कि मरीज क्या सोच रहा है। उसने जाते हुए मुझसे कहा, मित्र, चिंता मत करो, जल्दी ही मैं वापस आऊंगा और आपके साथ काम पर लगूंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखा, परंतु वो मरीज ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक ठीक होकर आ गया। सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसकी जीने की चाहत ने उसे बचा लिया। अगर उसकी इच्छा शक्ति ने मौत को मना ना किया होता तो शायद वो बचकर वापस लौट न पाता। मैं इच्छा शक्ति में विश्वास करता हूं। मैंने गरीबी से उठते हुए देखा है लोगों को। सैकड़ों असफलताओं के बाद सफलता की बुलंदियां छूते देखी हैं लोगों को। मैंने अपने विकलांग बेटे को एक सामान्य और सफल जिंदगी जीते हुए भी देखी है, जबकि जन्म लेते ही प्रकृति ने उसके कान दिए ही नहीं थे। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि कैसे कोई अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकता है। मजबूत इच्छा शक्ति से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। ये संभव है उस मस्तिष्क रसायन से जो प्रकृति आपको मजबूत इच्छा शक्ति होने पर खोलती है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ आप पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। विश्वास, इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना। दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्रेम और सेक्स। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति होती है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंच जाती है, जहां ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति वो माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित हैं, जो अधिकतर आध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह जीव विज्ञान से संबंधित है। यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत, विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बनाता है। विश्वास कैसे विकसित किया जाए? विश्वास एक ऐसी मनः स्थिति है जिसे आत्म सुझाव सिद्धांत द्वारा अंतर्मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के संवेग यानी धन को भौतिक रूप में साकार कर सकता है। जो अगले अध्याय आत्म सुझाव और अध्याय अंतर्मन में अनुदेश बताए गए हैं, उन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर्मन को विश्वास दिला दें तो उसे वो जरूर मिलता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर्मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा।
अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है तो उसे यह बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। यह ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मनः स्थिति है जिसका विकास किताब में दिए गए इन 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। आगे दिए गए विवरण से यह साफ हो जाएगा। जो सुझाव आप मन में डालते हैं वही बन जाते हैं, यहां तक कि अपराधी भी। एक आपराधिक रसद में कहा गया है, जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे घृणा करते हैं। अगर फिर भी वो किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रहें तो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं। जब वो काफी लंबे समय तक उसके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह कहें कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और इस पर कार्य करता है। अंतर्मन उस संवेग को साकार रूप देने के लिए कोई ना कोई व्यवहारिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। वे सभी विचार जिनसे भावनाएं जुड़ जाती हैं और उनमें विश्वास भर जाता है तो वो विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर लेते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो गरीबी और भूखमरी में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप में आकार देता है। एक बार फिर यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुंचा दीजिए, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है तो आप उसे भौतिक रूप में बदल सकते हैं। आपका विश्वास ही वो भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक रहा है। जिस तरह से मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन को धोखा दिया था, इस धोखे को यथार्थवादी बनने के लिए इस तरह व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वो भौतिक वस्तु मौजूद हो जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। यह भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हो। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वो हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और व्यवहारिक तरीके से भौतिक रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा चुका है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सराबोर करने की योग्यता हासिल कर सके। पूर्णतया अभ्यास से ही आएगी। ये केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहन करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वो उस मन आस्था का प्रिय निवास बन जाता है। वो मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को निर्देश देता है जिसे यह स्वीकार करता है और इस पर तुरंत कार्य करता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस या उस धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, परंतु वे लोगों को यह बताने में असफल रहे हैं कि विश्वास को किस तरह पैदा किया जाए। उन्होंने ये नहीं बताया कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है, ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके। हम वो सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखें
और परम पिता पर विश्वास रखें। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको एक बार फिर ये याद दिलाना जरूरी है, विश्वास ही वो शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने लायक हैं और तीसरी बार, यहां तक कि कई बार भी पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़ें तो बेहतर रहेगा। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वो रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वो रसायन है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करता है। विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की वैश्विक शक्ति का दोहन और प्रयोग कर सकता है। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और ये पता लगाएं कि यहां क्या है और ये क्या हासिल करने में समर्थ है। ये तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वो आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराए तो अंततः वो उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वो विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिन्हें वो सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वो अपनी भावना के साथ संबद्ध करता है, वो प्रेरक शक्तियां बन जाती हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती है। आइए जाने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्चा वक्तव्य। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने सामान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वो अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि ये छोटा सा एक बीज अपने ही जैसा लाखों अनगिनत बीज नहीं बन जाता। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप हो। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वो अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन में वो निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और ये जानें कि किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जा सकता है। ये जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि ये ध्वनि के कंपन आपके अंतर मन तक ना पहुंच जाएं। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार पढ़ें,
जब तक कि ये आपके अंतर्मन के सक्रिय उपकरण का हिस्सा ना बन जाएं। आत्मविश्वास का फॉर्मूला। पहला, मैं जानता हूं कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से ये अपेक्षा रखता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य कर, और मैं यहां पर अभी वादा करता हूं कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन में प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूं, ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर रहे। तीसरा, मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूंगा, वो अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगी और मुझे वो वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्मविश्वास का विकास करूंगा। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन के अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवां, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि ये सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इसे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं इन्हीं शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगा कि वो नेरू सेवा करें, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसा काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फॉर्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि ये मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो ये उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजारते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण ये तथ्य है कि विचार के सभी संवेगों में ये प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। ये उस सामग्री पर काम करता है जो हम अपने विचार संवेगों के द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस और विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो ये उद्योग के पहिए को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर ये आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है।
जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में डाल लेगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसे इसके भौतिक रूप में बदल लेगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है, और ये इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं, तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो ये लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे, तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने सिर्फ ये पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। ये पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं, तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से जीतता वही है जो सोचता है कि वो जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है, और आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम में जुटा दिया जाए, तो वो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिन्हें हासिल करने की बात आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह एक महान संगीतकार वायलिन के तारों से संगीत की सुंदर लहरियां छेड़ सकता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वे उसमें असफल रहे। वे किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को नहीं जगाया। तब जाकर वो दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। ये अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। ये अनुभव एन रूटलेस के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिसे लिंकन ने प्रेम किया था। ये एक सुपरिचित तथ्य है कि प्रेम का भाव विश्वास की मानसिक आस्था से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार संवेगों को उनके आध्यात्मिक रूप में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने शोध के दौरान लेखक ने यह पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की जीवनियों और उपलब्धियों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के प्रेम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से विश्लेषित किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है
तो ये केवल उस मानसिक अवस्था के द्वारा ही हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में विश्वास की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी उदाहरण देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी। इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई पारंपरिक औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा नहीं था, घर नहीं था, उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास ये शक्ति कैसे आई? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांतों की समझ के द्वारा विकसित किया और उनमें ये योग्यता थी कि वो अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सके। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कौन सी शक्ति इतना कर सकती थी? 20वीं सदी के मध्य में मार्टिन लूथर किंग को मानव अधिकारों और सभी लोगों के गौरव की रक्षा करने के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जाति संप्रदाय में विश्वास करने वाली महिलाएं एवं पुरुष उनके समाज में एक समान अधिकारों के संघर्ष से जुड़े। उनका सपना था कि किसी को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। उनका यह सपना पूरी तरह से तो पूरा नहीं हो सका, परंतु उनके कार्य और मृत्यु ने संपूर्ण दुनिया में एक नव चेतना की तरह कार्य किया और लोगों को लगातार इससे जूझने के लिए प्रेरित किया। बिजनेस और उद्योग के चलने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में ये रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वो तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। ये घटना 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी पढ़ें तो इन मूलभूत तथ्यों को अपने दिमाग में रखें, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजानों में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की ये कहानी आपको काफी कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में जरा से भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो ये कहानी आपके मन से शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी में इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों का प्रयोग पाएंगे। कि अगले दिन इस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत कम चर्चा हुई और जितनी हुई वो भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर श्वाब से मिले थे, जिसका करियर मेनोंगहेला के किनारे पर परवान चढ़ा था और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मनी मास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स श्वाब के दिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद ये एक घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रामर की कई गलतियां होंगी, क्योंकि श्वाब भाषण की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उस भाषण में सूक्तियां और चुटकुले भी होंगे। परंतु इनके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की संपत्ति वाले श्रोताओं पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब ये 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब श्रोता इसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थे, तो मॉर्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की।
श्वाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी वो पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वो स्टील के लिए भी उसी तरह से ट्रस्ट बनाएं, जिस तरह बिस्किट, वायर और हुप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना रखा था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जोबेर्थ थे और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वे भी असफल हुए थे। देहात के वकील एल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वे इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रभाव पड़े। सिर्फ श्वाब की वाक्पटुता ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी जहां से वो ये देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसा कमाने वाले लोगों की नजर में ये विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। आर्थिक चुंबकीय एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगिता से धराशाही हो चुके कॉरपोरेशनों में तब्दील कर दिया था। और ये हंसमुख 19 पायलट जॉन डब्ल्यू गेट्स द्वारा खोजी गई नई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों से गेट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर इनकी तुलना एंड्रयू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके स्वामी और संचालक थे, तो ये सारी कंपनियों और कॉरपोरेशन बौने थे। चाहे वो कितनी ही एकता का परिचय दे दें, परंतु वो सब मिलकर भी कार्नेगी साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी भी ये बात जानते थे। इस कीबो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह प्रवेश कर रही हैं। जब ये प्रयास अधिक साहसिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने प्रतियोगियों की हर मिल को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुक या शीट में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वो इतने में ही संतुष्ट थे कि उन्हें इस अपने मनचाहे आकार में ढलने देते थे। परंतु अब अपने प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट श्वाब के सहयोग से वो अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम श्वाब के भाषण में मॉर्गन को एक समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना बना कोई ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने कहा कि ये एक ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 दिसंबर 1990 की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से ये संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लगाया जा सकता था। मॉर्गन के टेंट में लगाया जा सकता है। श्वाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें सक्षमता हो, विशेषज्ञता हो, असफल मिलों की तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर प्रयास की एकाग्रता हो, खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी में गलतियां कहां हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मोनोपोली बनाना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना था। श्वाब ने एक रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपने श्रोताओं को यह बताया कि इस तरह की नीति में दूरदर्शिता नहीं है और इसका कारण यह है कि यह बाजार को एक ऐसे युग में संकुचित कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने ये दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल हालांकि श्वाब को यह बात पता नहीं थी
परंतु श्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौट गए और श्वाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। श्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए, जहां वो एंड्रयू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकरस के पास वापस लौटे, जहां वे अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। श्वाब ने उनके सामने तर्कों का जो बोझ रखा था, उसे पचाने में मॉर्गन को 1 सप्ताह लगा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त कर लिया कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वो युवक जरा संकोची था। श्वाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने यह कसम खाई थी कि वो वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचौलिए ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलाडेल्फिया में बेलव्यू होटल में जा रहे हैं तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसलिए उनके प्रबल आग्रह पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों की माने तो इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच के निर्देशक एंड्रयू कार्नेगी थे। वो ये मानते हैं कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर स्कॉट कार्नेगी के दिमाग की उपज थीं। परंतु सच्चाई इससे ठीक अलग थी। जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वो ये भी नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रयू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं। वो बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वो बुरी तरह चिढ़ते थे। परंतु श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीटें लेकर गए, जिनमें यह लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवी के अधिकार में दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका अभिजात्य पार्टनर रॉबर्ट बेकन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी समूह से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, न उससे अधिक न उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वो ही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। यहां तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे? और अगर बेचेंगे तो वो बदले में कितनी रकम मांगेंगे? श्वाब का अनुमान था लगभग $32 करोड़। और वो ये रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक के रूप में? बॉन्ड के रूप में नकद कोई भी $1 बिलियन का प्रतिशत नकद में नहीं दे सकता था। जनवरी में वेस्ट चेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रयू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे। बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया जब तक कि वो दोनों कार्नेगी कॉटेज की रामदेही गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उसी वाकपटुता के साथ
जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था। श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग $40 करोड़ था और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित $32 करोड़ के आंकड़े को मूलभूत आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई वृद्धि के रूप में 8 करोड़ जोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांस अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस में कहा कि काश मैंने आपसे $100 करोड़ अधिक मांगे होते। अगर आपने मांगे होते तो आपको वो भी मिल गए होते, मॉर्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश संवाददाता ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस दैत्याकार ट्रस्ट से स्तंभित है। एल के प्रेसिडेंट हेनली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ ने एक स्टॉक को जनता की इतनी योग्यता से बेच दिया कि सारा का सारा पानी, कई लोगों का अनुमान था $600 करोड़ पलक झपकते ही सोख लिए गए। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास कष्ट उठाने के एवज में $62 करोड़ और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर थे। 48 साल के श्वाब को भी अपना पुरस्कार मिला। वे इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए और 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अब एक अन्य उदाहरण बताते हैं किस तरह अपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति ने अपने लिए करोड़ों डॉलर धन एकत्रित कर लिया और कई अनगिनत लोगों को दौलतमंद बनने में मदद की। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें धन इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा पर पूर्ण रूप से विश्वास था। टेम्पल्टन आम लोगों से धन इन्वेस्ट करने में काफी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या फिर कॉमन सेंस में धन इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा से वो अपने लिए काफी धन कमा सकते हैं, पर उन छोटे इन्वेस्टर्स को मदद नहीं कर सकते जिन्हें वो मदद करना चाहते हैं। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की, जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते थे। ये उस समय एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरह उभर कर आया, क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से बहुत नई सोच थी। टेम्पल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय में म्यूचुअल फंड्स के नाम से चल रहा है। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम कर्मचारी और हरे होल्डर जॉन टेम्पल्टन स्मरण करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी की मीटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में कुछ सामान्य भोजन सामग्री बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेम्पल्टन फंड के अंदर 6000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और उनकी संपत्ति $36 बिलियन से अधिक पहुंच चुकी है। इस विकसित गति से ही टेम्पल्टन ग्रुप आज सबसे अग्रणी फंड ग्रुप में काबिज है। उसका एक उदाहरण यह है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस कंपनी ने भी अपने $10,000 टेम्पल्टन फंड में लगाए थे, आज उनकी कीमत $1 मिलियन है। 1992 में जब उन्होंने अपनी कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इन्वेस्ट को $400 मिलियन में बेचा था, तब तक उनका मन संतुष्ट हो गया था कि वो दौलतमंद बनने में काफी लोगों की मदद कर चुके हैं। आत्म सुझाव, अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम। दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती हैं, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वो आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है। ये अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देते हैं, भले ही वो विचार नकारात्मक हों या फिर सकारात्मक, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं। कोई भी विचार बिना, भले ही वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक,
अंतर मन में आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आपके तार्किक मन जो विचार कर सकता है में पहुंचता है, वो अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर मन में पास कर सकता है। तार्किक मन अंतर मन में विचारों को पहुंचाते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हमारा अपने विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहें अंतर मन में पहुंचने दें या फिर चाहें तो रोक लें। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अंतर्मन उस बगीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव वो नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि दूसरे अध्याय में उन 6 कदमों में से अंतिम कदम में यह वर्णन किया गया है कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें जिसमें आपके धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा गया है। सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वो धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप प्रबल विश्वास से भरपूर अपनी इच्छा को अंतर्मन में पहुंचाते हैं। लगातार ऐसा करने से अंतर्मन आपको इस स्थिति में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, फिर से अध्याय 2 में जाएं और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़ें। फिर अध्याय 7 में दिए उन 4 निर्देशों को पढ़ें जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरह के निर्देशों की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन सुझावों में आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए निर्देश शामिल है। याद रखें, अपनी इच्छा के कथन को जोर जोर से पढ़ने से जिससे आप अपनी धन की चेतना विकसित कर सकें, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उन शब्दों में भावनाओं का मिश्रण ना हो। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध एमिल कॉय सूत्र को बिना किसी भावना के पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूं, तब शायद आपको वे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपका अंतर्मन उन विचारों पर काम करता है जिनमें भावनाएं मिल जाती हैं। यह इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसको हर अध्याय में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ का अभाव ही कारण है कि अधिकांश लोग जो आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते हैं। आप जब तक अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द अंतर्मन में नहीं पहुंचते हैं। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना न मिश्रित कर पाएं तो निराश मत हों। याद रखें, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई भी परिणाम दे सके। अंतर्मन को प्रभावित करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो ये निर्णय ले सकते हैं कि आप जो प्रयास करने का मूल्य चुका रहे हैं वो धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं। आत्म सुझाव अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं। जब तक आपकी चाहत प्रबल इच्छा में न तब्दील हो जाए। जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 नियमों को अमल में लाना प्रारंभ करें तो यह आवश्यक है कि एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहां पर आपको एकाग्रता को प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहले नियम पर अपने मन में एक निश्चित धनराशि सोच लें, गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है।
आंखें बंद करके एकाग्रतापूर्वक उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना है जब तक वो राशि भौतिक रूप से आपके पास ना आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, जैसा कि विश्वास अध्याय में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। यहां पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देशों को स्वीकार करता है एवं उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन आदेशों का पालन करता है। आप इस वक्तव्य पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि जिस धन राशि की आप कल्पना कर रहे हैं वो आपका इंतजार कर रही है। फिर ये आपके अंतर्मन का कार्य है कि वो आपको उस धन राशि को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रास्ते सुझाए। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छित धन राशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धन राशि के स्वामी के रूप में देखने लगें और इस दौरान ये मांग करें और ये विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपको वो योजना या योजनाएं सुझाएगा जिसकी आपको जरूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें और जब वे प्रकट हों तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब ये योजनाएं आएंगी तो शायद वे आपके मन में छठी इंद्रिय के द्वारा प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। तो वो आपके मन में छठी इंद्रिय के द्वारा प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको ये प्राप्त हो, इन पर काम करना शुरू कर दें। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको ये निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। आपको उस निर्देश का अनुसरण पूर्व के पैराग्राफ में बताए हुए तरीके से करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं, तो अपने तर्क पर विश्वास न करें। आपकी तार्किक क्षमता आलसी हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो ये आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धन राशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं, तो बंद आंखों से अपने आप को वो सेवा या वस्तु देते हुए देखें जो आप इस धन के बदले में देखना चाहते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम। आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। ये इस ओर भी संकेत कर रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोई अनुदेश पर अमल करते हैं और किसी को नजरअंदाज कर देते हैं तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त न हो। आपको सभी निर्देशों को विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में दिए गए 6 कदमों के संबंध में दिए गए 6 निर्देशों को अब संक्षेप में बताया जाएगा और इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर बताया जाएगा। पहला, किसी शांत स्थान पर जाएं। रात में बिस्तर पर जाना सही समय होगा जहां कोई व्यवधान ना हो। अपनी आंखें बंद कर लें और उस धन राशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य को जोर से दोहराएं ताकि आपको अपने शब्द सुनाई दें जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं। वो समय सीमा जिसमें आप ये धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का वरना जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी में $1,00,000 कमाना चाहते हैं और आप इस धन के बदले सेल्समैन के रूप में अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित वक्तव्य नीचे दिए हुए वक्तव्य की तरह होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक मेरे पास $1,00,000 होंगे जो इस दौरान
मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा में आएंगे। इस पैसे के एवज में मैं, यहां पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख दें जिसे आप बेचना चाहते हैं, कि सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएं दूंगा, अधिकतम संभव मात्रा और अधिकतर गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूं। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूं। ये मेरा इंतजार कर रहा है कि ये मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूं जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं, और जब मुझे वो योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात में दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धन राशि को न देख लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने वक्तव्य की लिखित प्रति को वहां पर रखें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें जब तक कि ये आपको याद ना हो जाए। जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है आपके अंतर्मन को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो ये निर्देश अव्यवहारिक या अमूर्त लग सकते हैं। इस बात से परेशान न हो, चाहे वो शुरुआत में आपको कितने ही अव्यवहारिक या अमूर्त लगे, परंतु आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों से और कार्यों से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वो वक्त जल्दी ही आएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति शंका का अभाव रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगी और जल्द ही ये विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा।